आज क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए एक चैप्टर मुद्रा और साख हम लोग जो शुरू किए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। आज चर्चा का प्रश्न है मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा के प्रकार और इसके कार्य। हम लोग जानते हैं कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मुद्रा साख मुद्रा का आधार है, ये मूल्य का मापन का काम करता है, लेकिन ये तो इसके काम हैं, ये इसका वैधानिक परिभाषा नहीं है। चलिए हम लोग मुद्रा के कानूनी परिभाषा को समझें। मुद्रा किसी भी वस्तु का बना हुआ हो सकता है, लेकिन इसे जारी करने का काम उस देश का मौद्रिक अधिकारी या उस देश का केंद्रीय बैंक करता है। इस परिभाषा के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो जाली नोट है वह मुद्रा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे जारी करने का काम उस देश का केंद्रीय बैंक नहीं किया है। तो हम लोग यहाँ ये चर्चा किए कि मुद्रा किसी भी वस्तु का बन सकता है। जैसे बहुत सारे देशों में धातुओं का बना हुआ मुद्रा है, बहुत सारे देशों में लकड़ी पर मुद्रा प्रचलन में है, बहुत सारे देशों में चमड़े में मुद्रा प्रचलित है, तो बहुत सारे देशों में कागज की भी बनी हुई मुद्रा है। तो ये किसी भी वस्तु का बना हुआ हो सकता है, लेकिन इसे जारी करने का काम उस देश का मौद्रिक अधिकारी या उस देश का केंद्रीय बैंक ही करता है। यही कारण है कि हम लोग 500 रुपये के जाली नोट को मुद्रा नहीं कहते हैं। इसका कारण क्या था कि इसे जारी उस देश का केंद्रीय बैंक नहीं किया है। मुद्रा के वैधानिक परिभाषा को जब हम लोग समझ लिए तो चलिए हम लोग इसके प्रकारों पर आए। मुद्रा के प्रकारों को हम लोग ध्यान से समझेंगे। मुद्रा का जो पहला प्रकार है ध्यान से देखिएगा। पहला प्रकार है पूर्ण मुद्रा। पूर्ण मुद्रा हम लोग एक एक करके ध्यान से समझें कि आखिर पूर्ण मुद्रा क्या है। पूर्ण मुद्रा का मतलब है वह मुद्रा जिसका धातु के रूप में मूल्य और जिसका मुद्रा के रूप में मूल्य अगर इक्वल होगा तो इसे हम लोग पूर्ण मुद्रा कहते हैं। रिपीट करते हैं, यदि धातु के रूप में मूल्य और मुद्रा के रूप में मूल्य दोनों अगर बराबर होगा तो उस मुद्रा को हम लोग पूर्ण मुद्रा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोना के सिक्का को अगर हम लोग तौल के बेचें, सोना के सिक्का को का मुद्रा के रूप में मूल्य और धातु के रूप में मूल्य दोनों बराबर होता है, इसलिए यह पूर्ण मुद्रा का उदाहरण है। तो पूर्ण मुद्रा का उदाहरण हम लोग देख लिए, सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, ये पूर्ण मुद्रा है। अब चलिए इसके दूसरे प्रकार की ओर हम लोग आए। इसका दूसरा प्रकार है प्रतिनिधि पूर्ण मुद्रा। प्रतिनिधि पूर्ण मुद्रा। अब यहाँ ध्यान से समझना है ये प्रतिनिधि पूर्ण मुद्रा क्या है। हम लोग पूर्ण मुद्रा में देखें कि वह मुद्रा जिसका धातु के रूप में मूल्य और मुद्रा के रूप में मूल्य दोनों बराबर हो जाएगा, इसे पूर्ण मुद्रा कहेंगे। उदाहरण हम लोग लिए कि सोना का सिक्का और चांदी का सिक्का। सोना का सिक्का का धातु के रूप में मूल्य और मुद्रा के रूप में मूल्य दोनों बराबर होता है। प्रतिनिधि पूर्ण मुद्रा को हम लोग विधि ग्राह्य मुद्रा या कानूनी मुद्रा भी कहते हैं। हम लोग एक बार ध्यान से सुनिएगा, प्रतिनिधि पूर्ण मुद्रा को हम लोग कानूनी मुद्रा या विधि ग्राह्य मुद्रा भी कहते हैं। जो मुद्रा देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है, जो उसका अंकित मूल्य होता है मुद्रा का, वही उसका मूल्य होता है। जैसे 2000 रुपये का नोट, 2000 रुपये का नोट प्रतिनिधि पूर्ण मुद्रा का उदाहरण है, विधि ग्राह्य मुद्रा का उदाहरण है। मतलब 2000 रुपया उसमें अंकित है, इसलिए यह 2000 रुपये मुद्रा के का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम लोग दो तरह का मुद्रा देख लिए, एक पूर्ण मुद्रा, दूसरा प्रतिनिधि पूर्ण मुद्रा। चलिए मुद्रा का एक तीसरा प्रकार है ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा, इसे ध्यान से समझिएगा।
कि ऐच्छिक मुद्रा की श्रेणी में कौन सा मुद्रा आता है। ऐच्छिक मुद्रा का मतलब है इसे स्वीकार करना या इसे स्वीकार नहीं करना, ये लोगों पर निर्भर करता है, ये लोगों के इच्छा पर निर्भर करता है। लोगों को इसे स्वीकार करने के लिए या इसके माध्यम से पेमेंट करने के लिए विवश या बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे चेक, ड्राफ्ट, ये सभी ऐच्छिक मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग मुद्रा के 3 प्रकारों को देखें। पहला पूर्ण मुद्रा, दूसरा प्रतिनिधि पूर्ण मुद्रा या विधिग्राही मुद्रा, तीसरा हम लोग ऐच्छिक मुद्रा देखें। ऐच्छिक मुद्रा में हम लोग चर्चा किए कि चेक और ड्राफ्ट ऐच्छिक मुद्रा के रूप हैं। इसे स्वीकार करना या नहीं स्वीकार करना ये लोगों के मर्जी पर निर्भर करता है। इसे स्वीकार करने के लिए लोगों को विवश नहीं किया जा सकता है। तीसरा, हम लोग मुद्रा को वर्गीकृत कर सकते हैं। चौथा जो इसका प्रकार हो सकता है, चौथा प्रकार है साख मुद्रा। साख मुद्रा हम लोग जानते हैं कि साख मुद्रा जारी कौन करता है, तो साख मुद्रा उस देश का व्यवसायिक बैंक जारी करता है। हम लोग मुद्रा के प्रमुख 4 प्रकारों पर चर्चा कर लिए। अब चलिए एकदम जल्दी जल्दी हम लोग इसके कार्यों को भी देख लें। हम लोग मुद्रा के कार्यों को भी देखने का काम करें। मुद्रा के कार्यों को हम लोग सबसे पहला जो वर्ग है मुद्रा का प्राथमिक कार्य। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसे प्रश्न रखते हैं कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन कौन है। तो मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्य या मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्य 2 हैं। कौन कौन? तो मुद्रा का प्रथम प्राथमिक कार्य है विनिमय करना, विनिमय का कार्य। ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य लेन देन का काम करता है। और दूसरा मूल्य का मापन, मूल्य का मापन। तो हम लोग मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्यों को देख लिए। यहां से प्रश्न रहेगा कि निम्न में से मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं। अब अगर आप प्राथमिक कार्य जान रहे हैं तो आप छांट लीजिएगा कि उसमें से प्राथमिक कार्य कौन है, गौण काम कौन है। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य कितने? 2। कौन कौन? विनिमय का काम करना, ये मुद्रा का पहला प्राथमिक कार्य है, पहला प्रमुख कार्य है। प्राथमिक कार्य का मतलब प्रमुख कार्य। कितने 2 प्रमुख कार्य? तो 2। पहला विनिमय का काम और दूसरा मूल्य के मापन का काम। मुद्रा के सहायक कार्यों को देखिएगा। सहायक कार्य, सहायक कार्य बहुत सारे हैं। जैसे ये संग्रहण का काम करता है, मुद्रा के माध्यम से हम लोग संग्रहण का काम करते हैं। दूसरा, मुद्रा के माध्यम से धन का स्थानांतरण हो सकता है, धन के स्थानांतरण का काम करता है, धन के स्थानांतरण का काम है। स्थगित भुगतानों का काम, स्थगित भुगतान का काम। चौथा, साख मुद्रा का ये आधार है, साख मुद्रा का आधार है। और भी बहुत सारे इसके सहायक काम हैं। हम लोग मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को 2 वर्गों में बांटे, एक विनिमय का काम और दूसरा मूल्य के मापन का काम। सहायक कार्य में देखें, ये संग्रहण का काम करता है, ये स्थानांतरण का काम करता है, ये साख मुद्रा के आधार के रूप में काम करता है। अब देखिए मुद्रा के 2 अन्य कार्यों पर भी हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। मुद्रा के कार्यों को 2 वर्गों में और बांटा जा सकता है। पहला स्थैतिक कार्य, स्थैतिक कार्य, और दूसरा, पहला तो हम लोग देख लिया स्थैतिक कार्य, और दूसरा प्रावैगिक कार्य।
प्रवैगिक कार्य। हम लोग मुद्रा के दो कार्यों की ओर ध्यान देते हैं। मुद्रा के दो कार्य हम लोग क्या क्या देखे, एक स्थैतिक कार्य और दूसरा प्रवैगिक कार्य। स्टैटिक और डायनामिक वर्क। ये स्टैटिक वर्क क्या है, मुद्रा के जो स्टैटिक वर्क हैं, मुद्रा के जो स्थैतिक कार्य हैं, इन स्थैतिक कार्यों से अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। जैसे अर्थव्यवस्था में विनिमय का काम होता है, मूल्य के मापन का काम होता है, संग्रहण का काम होता है। ये सभी तमाम प्रकार के जो कार्य हैं वो मुद्रा के स्थैतिक कार्य हैं। इन कार्यों से अर्थव्यवस्था का दैनिक संचालन तो होता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की कोई गति उत्पन्न नहीं होती है। तो हम लोग मुद्रा के स्थैतिक कार्यों को देख लिए। क्या क्या स्थैतिक कार्य थे, तो मुद्रा का स्थैतिक कार्य था विनिमय करना, स्थानांतरण करना, धन का स्थानांतरण करना, धन का संग्रहण करना। फिर मुद्रा का स्थैतिक कार्य हम लोग देखे मूल्य का मापन करना। ये सभी मुद्रा के स्थैतिक कार्य हैं। मुद्रा के स्थैतिक कार्यों से अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कोई हलचल, किसी प्रकार की कोई गति उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन मुद्रा का प्रवैगिक कार्य जो है, इससे अर्थव्यवस्था में हलचल उत्पन्न होता है, अर्थव्यवस्था में गति उत्पन्न होती है। मुद्रा के प्रवैगिक कार्यों से उत्पादन, रोजगार, कीमत, ये सभी प्रभावित होते हैं। जैसे मुद्रा का एक प्रवैगिक कार्य आप ध्यान से देखिएगा, ये है निवेश, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करना ये मुद्रा का प्रवैगिक कार्य है। कैसे? आखिर इन्वेस्टमेंट किसी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्तर को प्रभावित करता है, रोजगार को प्रभावित करता है, कीमत स्तर को प्रभावित करता है। तो निवेश करना ये मुद्रा का कैसा काम है, तो प्रवैगिक काम है। मुद्रा किसी देश के मौद्रिक नीति का, मुद्रा किसी देश के राजकोषीय नीति का आधार होता है। और मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दोनों ही अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर को, उत्पादन के स्तर को, रोजगार के स्तर को प्रभावित करने की शक्तिशाली क्षमता रखते हैं। तो ये जो मुद्रा के कार्य हैं, साख मुद्रा का आधार का काम, निवेश का काम और राजकोषीय नीति का औजार, ये सभी काम इसके प्रवैगिक कार्य के श्रेणी में आते हैं। चलिए आज के चर्चा में हम लोग मुद्रा के कार्य परिभाषा को देखें, इसके प्रकारों को भी समझे और इसके कार्यों को भी हम लोग समझने का प्रयास किए। इसके दो प्राथमिक कार्य कौन कौन हैं, तो हम लोग देख लिए, विनिमय का काम और मूल्य का मापन। स्थैतिक कार्य और प्रवैगिक कार्य को भी देखे। आप अपने पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ाइए। हम लोग फिर अगले प्रश्न को लेकर के चर्चा में एक दूसरे से फिर संवाद स्थापित करेंगे। धन्यवाद।